हेलो बच्चों, नमस्कार। श्री नरसिंह भगवान इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो रसायन विज्ञान जो कक्षा 10 है उसका जो पहला पाठ है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ने से पहले हम रासायनिक तत्वों के बारे में, उनके संकेत के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये हमारे पास पीडीएफ है, इसको हम ग्रुप में डाल देंगे और आप आसानी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, तत्व का नाम और प्रतीक आप इतना तैयार कर लीजिए। तत्व का नाम एवं प्रतीक, आवर्त और समूह, है ना, और रासायनिक श्रेणी, द्रव्यमान, ये सब अगर तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में ये व्यवस्थित है पूरा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, सोडियम, इस तरीके से सभी धातुएं जो भी हैं तत्व का नाम दिया गया है और उसका प्रतीक दिया गया है। तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और रोज़ पर डे इसको 10-10 तैयार करते रहिए, ठीक है। ये 118 है हमारे ख्याल से, 118 9 पेज का है और ये 118, ठीक है, 118 है। इनको आराम से तैयार कर लीजिएगा। इनके बगैर हमारा जो है ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आसान नहीं हो पाएगा और आराम से आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप इसको सीखें, ठीक। तो अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को भी पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या है? तो जब हम आपको पहला लेक्चर दिए थे तो इसमें हमने विज्ञान को परिभाषित किया था और विज्ञान का वर्गीकरण भी किया गया था। तो जब हमने वर्गीकरण किया था तो उसमें बताया था एक व्यवहारिक विज्ञान। तो व्यवहारिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था, एक भौतिक विज्ञान और एक रासायनिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने क्या बताया था कि किसी पदार्थ के या किसी द्रव्य के बाह्य गुणों का अध्ययन, ठीक है। अगर बाहरी गुणों का हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे। जैसे एक गिलास पानी का हमने उदाहरण दिया था, एक गिलास पानी को बाहर से देख करके जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक। इसी का दूसरा पार्ट था रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान हम आंतरिक गुणों का अध्ययन करें, यानी पानी है तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। अब देख करके तो हम नहीं बता सकते हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र H2 है, जबकि पानी का रासायनिक सूत्र H2 है। अब पानी का अगर रासायनिक सूत्र है तो पानी में H भी है, O भी है, तो क्या देख करके हम बता पाएंगे? नहीं। तो अगर हम आंतरिक गुणों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें रसायन विज्ञान पढ़ना होगा, ठीक। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे कंफर्म करना है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला भौतिक परिवर्तन क्या है? पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को, ध्यान से सुनिएगा, पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में, रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। यानी इसमें भौतिक चेंजेज होंगे, ठीक है, भौतिक चेंजेज होंगे, रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण आपको, इसका पीडीएफ भी मैंने दिया है और बताया भी है। आप एक सीधा एक सिंपल उदाहरण बाकी आपको दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो भौतिक परिवर्तन में सीधा है पानी
पानी से जब हम ताप खींच लेते हैं तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। पानी से ताप खींच लीजिए, तो पानी से ताप ले लीजिए। अगर हम पानी से ताप खींच लें तो वो किस में बदल जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। ठीक है, तो पानी का बर्फ़ बनना, पानी का बर्फ़ बनना ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक, और फिर बर्फ़ को अगर हम ताप दे देते हैं, बर्फ़ को अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। यानी बर्फ़ फिर पानी में चेंज हो जाएगा। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। यानी पानी का बर्फ़ बनना भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि कारण हटाने पर ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो देखा जाए तो जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पानी की इन तीनों अवस्थाएं भाई, पानी का बर्फ़ बनना और गैस में भी परिवर्तित हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से पानी की जो तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है। और इसमें क्या होता है, आकृति में परिवर्तन हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, परिवर्तन किसमें, आकृति में, आकार में, रंग में और ताप में, यानी भौतिक परिवर्तन होगा, भौतिक चीज़ों में परिवर्तन होगा। ठीक है ना, तो ये रहा भौतिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन अथवा अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। आंतरिक संरचना, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जो रासायनिक संगठन का मतलब क्या है, रासायनिक संगठन क्या है, अणु में उपस्थित परमाणुओं की प्रकृति एवं संख्या को ही रासायनिक संगठन कहा गया है। अणु में उपस्थित परमाणुओं की प्रकृति एवं संख्या को रासायनिक संगठन कहा गया है। ठीक, इनमें से किसी का भी परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, जैसे जल H2O, ये जल का रासायनिक सूत्र है। जल से H2O से H2O2 का निर्माण, ये हाइड्रोजन पराऑक्साइड का सूत्र है। ठीक, तो जल से H2O2 का निर्माण ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। O2 से O3 का निर्माण, O2 क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, परमानेंट होता है, अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक, अब दोनों में अंतर देख लिया जाए। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर, यानी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में क्या अंतर है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो देखिए, आप ऐसे बीच में लाइन खींच लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन और एक तरफ लिखिएगा केमिकल परिवर्तन। ठीक है, पहला नंबर 1 भौतिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे, बताओ, अभी परिभाषा
के अनुसार आप भौतिक परिवर्तन में एक अंतर तो लिख ही सकते हैं। पहला क्या लिखेंगे, पदार्थ के केवल भौतिक लक्षणों का परिवर्तन होता है। इसमें केवल भौतिक लक्षण बदलते हैं। इसमें भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक लक्षण बदलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, दोनों भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के लक्षणों में परिवर्तन होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के लक्षणों में बदलाव देखा जाता है। तो पहला अंतर ये हो गया कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक लक्षणों में बदलाव होगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के लक्षणों में परिवर्तन होगा। ठीक, नंबर 1 हुआ। नंबर 2 दूसरा, बीच में लाइन रहेगा, यहाँ फिजिक्स वाला है, यहाँ केमिस्ट्री वाला है। ठीक है, ये है फिजिक्स और ये है केमिस्ट्री। ठीक, तो दूसरा क्या होगा, फिजिक्स में दूसरा लिखे, भौतिक परिवर्तन में दूसरा लिखेंगे। क्या है, पदार्थ की आणविक संरचना नहीं बदलती है। जब आणविक संरचना नहीं बदलेगी तो क्या लिखोगे, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। आणविक संरचना फिजिक्स में, भौतिक परिवर्तन में आणविक संरचना का बदलाव नहीं होता है, आणविक संरचना नहीं बदलती है। मतलब क्या हुआ, नया पदार्थ नहीं बनेगा, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण या नए प्रकार का पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, इसमें नंबर 2 में क्या होगा, केमिस्ट्री में क्या होगा, पदार्थ की आणविक संरचना बदल जाती है। केमिस्ट्री में पदार्थ की आणविक संरचना बदल जाती है, अर्थात नए प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। तो केमिस्ट्री में नया पदार्थ मिलेगा आपको। ठीक, तो नंबर 2। नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है, पदार्थ का अलग अलग द्रव्यमान अचर होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थ का अलग अलग द्रव्यमान अचर होता है। और इसमें नंबर 3 लिखेंगे, परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों के अलग अलग द्रव्यमान बदलते हैं, परंतु अभिकर्मकों और उत्पादों का संपूर्ण द्रव्यमान अचर रहता है। यानी जो पूरा द्रव्यमान है वो क्या है, अचर रहेगा। अर्थात पदार्थ का जितना संपूर्ण द्रव्यमान परिवर्तन के आरंभ में होता है, उतना ही परिवर्तन के अंत में होगा। यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कंफर्म कर देंगे। चौथा बात इसमें क्या है, फिजिक्स वाले में, भौतिक परिवर्तन में, पदार्थ की ऊर्जा से अन्योन्य क्रिया आवश्यक नहीं होती है। यानी ऊर्जा से अन्योन्य क्रिया नहीं होती है, लेकिन यहाँ अन्योन्य क्रिया आवश्यक है, क्योंकि यहाँ नया पदार्थ बनता है। और जब नया पदार्थ बनेगा तो ऊर्जा का क्या होगा, टकराव होगा। यहाँ ऊर्जा का टकराव नहीं होगा, यहाँ ऊर्जा का टकराव होगा, तो यहाँ नया पदार्थ बनता है। पांचवा क्या है, नंबर 5, भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या पहला है, परिवर्तन के कारण को हटा लीजिए। अगर परिवर्तन के कारण को हटा लिया गया है तो पदार्थ अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगा। जैसे अभी बताया गया था कि पानी से अब क्या बनता है, बर्फ़ बनता है। ठीक है, पानी का ताप ले लिया गया तो बर्फ़ में बदल गया, और फिर बर्फ़ को ताप दे दिया गया तो पानी बदल जाएगा। यानी परिवर्तन के कारण को हटा लेने पर पदार्थ की पूर्वावस्था स्वतः या सामान्यतः प्राप्त हो जाती है, अथवा सरल विपरीत कारणों से प्राप्त की जा सकती है। ये हुआ। पांचवा इसमें है, परिवर्तन एक दिशीय होता है, एक दिशा में परिवर्तन होता है। यानी परिवर्तन हो गया तो हो गया नहीं, और फिर नया जो पदार्थ पहले था वो प्राप्त नहीं होगा। जैसे कागज़ का जलना, कागज़ जल गया तो राख प्राप्त हो गया, फिर राख से कागज़ नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पानी से बर्फ़ बन गया, बर्फ़ से पानी बन जाएगा भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। कहने का मतलब यह होता है कि नए पदार्थ से हम पहले वाला पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन एक दिशीय होता है, सामान्यतः
उपायों से या पदार्थ की पूर्व अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है। सामान्य उपायों से हम जो है पहला पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रहा आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब थोड़ा सा और हम ध्यान देते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पर रासायनिक समीकरण। ठीक है, आगे हम चलते हैं रासायनिक समीकरण को समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो, मान लीजिए यहाँ एक कोई पदार्थ हम ले लेते हैं ए से कोई पदार्थ बना बी। ठीक, ए से कोई पदार्थ बना बी। तो ए क्या है? अभिकारक है। बी क्या है? उत्पाद है। किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ उत्पाद क्या है? बी। अभिकारक क्या है? ए। ठीक, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। हेडिंग हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करा के अथवा कोई पदार्थ अकेले अपघटित होकर या टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह पूरी जो प्रक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये जो पूरी प्रक्रिया होगी यह क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कोई पदार्थ टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करे, कोई पदार्थ टूट करके नए पदार्थ का निर्माण करे, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होगी ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2, ये दोनों मिल करके जल का निर्माण करते हैं। 2H2O, जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ये क्या हैं? अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये दोनों अभिकारक हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से हमें मिला क्या है? जल मिला है। तो अभिक्रिया के बाद क्या मिला है? जल मिला है। तो ये जल क्या है? उत्पाद है। इसको बोलेंगे उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, ये कहलाएगा उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है? उत्पाद प्राप्त हुआ है। ठीक, यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया को एक तीर से प्रदर्शित करते हैं। तीर के इस साइड में उत्पाद होगा और इस साइड में अभिकारक होगा, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक, अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन हैं? प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर 1, योगात्मक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में एडिशन केमिकल रिएक्शन योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया क्या है? नाम से ही इसका है योगात्मक, मतलब जुड़ जाना। ठीक, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NH3 अमोनिया और HCl
हाइड्रोक्लोरिक, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपस में क्रिया करता है, यानी NH3 प्लस HCl, यह क्रिया करके क्या बनाते हैं? NH4Cl का निर्माण करते हैं। एक देखिए सिंगल पदार्थ का निर्माण होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए केवल और केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी A और B ये दो मिल करके AB बना लिए, कोई एडिशनल और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक, तो इसे योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है नंबर 2 प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, जिसको सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नाम से ही कंफर्म है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी कोई एक समूह किसी दूसरे समूह का स्थान ले लेगा। जैसे ध्यान दीजिए, उदाहरण से हम स्पष्ट कर रहे हैं, H2SO4 प्लस Zn। ठीक है, तो H2SO4 प्लस Zn मिलेगा क्या? ZnSO4 प्लस H2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ H2SO4 था, H2SO4 के स्थान पर Zn आ गया। ठीक, और Zn के स्थान पर H2 हो गया, यानी H2 के स्थान पर कौन आ गया? Zn आ गया। ठीक है, तो Zn द्वारा H2 का क्या हुआ है? प्रतिस्थापन हुआ है। Zn द्वारा H2 का क्या हुआ है? प्रतिस्थापन हुआ है। ध्यान दीजिए, Zn द्वारा H2 का क्या हुआ है? प्रतिस्थापन। Zn द्वारा H2 का प्रतिस्थापन हुआ है, इसलिए ये क्या है? प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। अर्थात जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आता है, उसे प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट किया गया। अगला नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, ये सब में परिवर्तन करने से दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, ठीक, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, और वियोजन अभिक्रिया में एक खास बात है कि अगर कारण हटा देते हैं तो पुनः मूल पदार्थ बन जाता है। कारण हटा देते, जिसके कारण परिवर्तन हुआ है, तो कारण हटा देते हैं तो मूल परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय होती है। अब यहाँ पर उत्क्रमणीय थोड़ा समझ लीजिए। उत्क्रमणीय का ये निशान है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनेगा और फिर उत्पाद से अभिकारक बन जाएगा, दोनों तरफ चलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद मिल जाए और उत्पाद से अभिकारक मिल जाए, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय, जो एक ही दिशा में चलता है, ये एक ही दिशा में होगा, यानी अभिकारक से यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभिकारक से उत्पाद तो बन जाएगा लेकिन पुनः उत्पाद से अभिकारक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक को प्राप्त किया जा सकता है। वियोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो मूलतः दो प्रकार की होती हैं। पहला ऊष्मीय वियोजन
और दूसरा आयनिक वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, जैसे कि NH4Cl, इसको हम गरम करते हैं, हीट करते हैं, गरम करते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाता है। NH3 मिलता है और HCl मिलता है। और जब इसको ठंडा करेंगे तो पुनः हमें मिल जाएगा NH4Cl। ठीक, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। अर्थात जब, अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए, जब किसी यौगिक को गर्म करने से उसके अणु दो अथवा दो से अधिक छोटे अणुओं में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। दूसरा है आयनिक वियोजन। आयनिक वियोजन में क्या है, जैसे NaCl, ये जो है Na पर जब टूटता है तो Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज, ठीक, तो इसे आयनिक वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक वियोजन कहते हैं। ठीक, मतलब क्या है, आयनिक वियोजन क्या हुआ, किसी विद्युत अपघट्य अथवा विद्युत संयोजी यौगिक को जल में घोला जाता है अथवा उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो अणुओं का धन और ऋण आयनों में वियोजन हो जाना ही उस आयनिक वियोजन कहलाता है। ठीक, आयनिक वियोजन कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। NaCl, ये देखिए, ये जब टूटता है तो Na पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज, ये हो जाता है। ध्यान दीजिए, Na का जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोलो, 2 और 7। दो और 7। क्लोरीन का कितना होता है, 17। 2 8 और 2 7 17, ये है। और इसका जो होता है 2, इन्हीं का होता है कितना, 2 8 2 10, 1 8 2 10 11, सोडियम 11 होता है। अब देखिए, सोडियम के बाहरी कोश में 7 है, 1 है, और इसके बाहरी कोश में 7 है। सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना उसे पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, इन्होंने सोडियम से क्लोरीन ने 1 लिया है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज हो गया। इसको इलेक्ट्रॉनिकली रिच कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिकली पोर कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है इसको इलेक्ट्रॉन दाता। यानी सोडियम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दाता हुआ, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्राही हुआ। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। ठीक, तो यहाँ पे आप आयनिक और वियोजन के बारे में समझ पाए। अगला जो है अभिक्रिया है वो है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। वियोजन का मतलब टूटना, अपघटन का मतलब टूटना। तो दोनों में अंतर क्या है। इस प्रकार की अभिक्रिया में, यानी अपघटन अभिक्रिया में, किसी पदार्थ का अणु 2 या 2 से अधिक छोटे अणुओं या परमाणुओं में
अस्थायी रूप से विभक्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से विभक्त हो जाता है, यानी इसमें परमानेंट काम होता है। यानी ए से बी प्राप्त हो गया तो बी से फिर ए नहीं मिलेगा अपघटन अभिक्रिया में, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में कारण हटा देने पर पुनः प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, बस यह अंतर है। ठीक, यानी वियोजन अभिक्रिया में कारण हटाने पर हमें अभिकारक प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अपघटन अभिक्रिया में कारण हटाने पर हमें अभिकारक प्राप्त नहीं होगा। जैसे 2HgO, इसको जब हम गर्म करते हैं तो 2Hg + O2 ये प्राप्त होता है। यानी मरकरी ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो मरकरी प्राप्त होता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ये क्या है? परमानेंट है। ये जो अपघटन है वो कैसा है? टूटना है। वो कैसा है? परमानेंट है। यानी कारण हटाने पर पुनः हमें ये प्राप्त नहीं होगा। तो अगर ये प्राप्त नहीं हो रहा है तो अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। पहला उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, यानी ऊष्मा पाकर टूट जाना। ठीक है, और पुनः ठंडा होने पर मूल पदार्थ ना बन पाना, ये उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मरकरी ऑक्साइड मरकरी और ऑक्सीजन में बदल जाती है, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, हमें मरकरी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया क्या है? उसमें अपघटन अभिक्रिया है। दूसरा, नंबर 2, विद्युत अपघटन। इस प्रकार की अभिक्रिया किसी विद्युत अपघट्ट के विलय अथवा गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने से होती है। ठीक, इसका जो उदाहरण है वो पानी है, H2O। ठीक है, H2O, इसको अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या है? ऊपर लिखेंगे अम्लीय विलयन में विद्युत धारा। ठीक है, प्रवाहित करते हैं तो मिलता क्या है? 2H2 + O2। ये क्या है? गैस है, ये ऊपर उड़ जाएगा। तो ये क्या है? परमानेंट है। क्या है? परमानेंट है। इसी तरीके से एक उदाहरण और है 2NaCl। 2NaCl ये जब टूटेगा क्या होगा? गलित अवस्था में, इसमें गलित अवस्था लिखेंगे, गलित अवस्था। ठीक है, गलित अवस्था में क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। तो गलित अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर 2Na + Cl2 प्राप्त होता है। ठीक, क्लोरीन गैस गायब। ठीक, तो इस तरीके से ये हम पढ़े अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक, दूसरा है उभय अपघटन अभिक्रिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगला जो नंबर है वो है उभय अपघटन। उभय अपघटन क्या होता है? जिन रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा अवयवों की आपस में क्या हो जाती है? अदला बदली होकर नए यौगिक बनते हैं, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट कर दें, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है भाई? AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट पढ़िएगा, सिल्वर नाइट्रेट। और ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड। ये क्रिया करते हैं दोनों, तो मिलता क्या है? सिल्वर क्लोराइड मिलता है, यानी AgCl। ध्यान दीजिएगा, AgCl + NaNO3। Na इसको रफ कर देते हैं, NaNO3।
ये प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या था, NO3 था, यहाँ क्या हो गया, Ag के साथ क्लोरीन आ गया, और यहाँ NaCl था, Cl के साथ क्या आ गया, NO3 आ गया, यानी NO3 का स्थान Cl ने ले लिया और Cl का स्थान NO3 ने लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, अदला बदली हो गया। ठीक है, तो जो अदला बदली से मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट का क्या मिलता है, सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब भाई एक सवाल उठता है, अवक्षेप क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अवक्षेप इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, अवक्षेप बन रहे हैं, तो उसको इस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे जनरल भाषा में आपको बता दूं कि अगर ये बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें कुछ बालू डाल दीजिए, 1 गिलास पानी में 1 मुट्ठा बालू, 1 मुट्ठी बालू अगर आप डाल देते हैं तो क्या होगा, बालू को इसमें मिला दीजिए ऐसे से, उसके बाद में शांत बिल्कुल रख दीजिए, इसमें बालू मिला करके इसी बालू और पानी वाले जो है बर्तन को इसे शांत रख दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ बालू इकट्ठा हो जाएगा, नीचे जम जाएगा बालू, यहाँ क्या आ जाएगा, बालू आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। ठीक, तो जो नीचे छंद गया यही प्रेसिपिटेट कहलाता है, नीचे जो छंद गया यही क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा, अवक्षेप कहलाएगा। अच्छा, और इसको ध्यान से डिटेल से अगर पढ़ें तो क्या है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो 2 यौगिकों के जलीय विलयनों के मिलने से होती हैं, उन्हें जिनमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आयन प्राप्त होता है, वो अवक्षेप का निर्माण करती हैं, वो अवक्षेप का निर्माण करती हैं। यानी 2 जलीय विलयन होगा, उसमें एक धन आयन बनेगा, एक ऋण आयन बनेगा, और दोनों मिल करके एक अवक्षेप का निर्माण करेंगी। तो ये रहा रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण क्या हैं, हाँ, और इनके लिखने की विधियाँ क्या हैं, ठीक, कैसे संतुलित किया जाए, इनका क्या महत्व है, इसके संबंध में हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। और 1-2 बातें ये हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी हम आपसे कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, और इस दुख की घड़ी में हमारा ये मानना, भाई देखिए, हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, हाँ, कमियां हो सकती हैं, कमियां सब में हैं, तो कमियां हो सकती हैं। अगर कोई कमी है, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे नंबर पे बात कर लीजिएगा। और क्योंकि सारा एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, हम जितना भी हो पाएगा अपना मैं 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी सहयोग करिए भाई। एक ही दिन में हम पूरा फिजिक्स, एक ही दिन में केमिस्ट्री, एक ही दिन में बायो, एक ही दिन में SST, एक ही दिन में इंग्लिश, एक ही दिन में होम साइंस प्लस ड्राइंग, है ना, जो भी है, ये सब सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं ख़त्म कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना। हो सकता है कोई ख़त्म कर ले जाए, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा भाई। तो मैं एक सिस्टम से चल रहा हूँ, मेरा साथ दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान से उसको पूरे वीडियो को पढ़िए, समझिए। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम मान रहे हैं अब भाई इतने साधन हमारे पास नहीं हैं कि हम वीडियो को
ब्लैक बोर्ड पर शूट करें, ठीक है, उसको बना के आपके पास भेजें। ये हमारे पास अभी साधन नहीं है। उसके लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है और लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए अभी जितना मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमारी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और शासन प्रशासन का साथ दीजिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इस महामारी का बचाव है, ठीक है। तो आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे द्वारा दिए गए जो वीडियो हैं उनके नोट्स उनको देखिए और नोट बनाते रहिए। नोट बना करके आप अपनी कक्षा के ग्रुप में शेयर करते रहिए, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो जाए, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। हमारा विद्यालय SMB IC आपके साथ है, हमारा पूरा शिक्षक परिवार आपके साथ है, ठीक है। कहीं कोई समस्या है तो आप बेहिचक बात कर सकते हैं, लेकिन जितने भी वीडियो दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिए। हम जितना भी कराएंगे 100% कराएंगे, कोई कुछ छूटने नहीं देंगे, ठीक। क्वेश्चंस भी जो हम पेज में जो आपके क्वेश्चंस हैं, पेज वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कराएंगे, ठीक। लेकिन एक एक स्टेप वाइज, मैंने पहले ही कह दिया, एक ही दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितना मैं करा रहा हूँ, जिस तरीके से करा रहा हूँ उसको आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जिससे इस सिस्टम का लाभ ले पाएँ और घर पे बैठ कर के अपनी पढ़ाई कर पाएँ। थैंक यू सो मच।